हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट में दो अलग अलग केस चल रहे हैं जिनका इम्पैक्ट बाइपर्टाइट सेटलमेंट पे है। अब क्या आपको पता है कि ये जो जॉइंट नोट साइन होने वाला था 18-19 अक्टूबर तक बाइपर्टाइट सेटलमेंट फाइनल होने वाला था, तो कौन सा ऐसा केस है जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट हुआ? काफी लोगों को लगता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो केस है वी बैंकर्स फोरम का, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आईबीए और यूएफबीयू फाइनल बाइपर्टाइट सेटलमेंट साइन नहीं कर पाया, और कुछ लोगों को लगता है कि मद्रास हाई कोर्ट वाले केस की वजह से ये इम्पैक्ट आया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इन दोनों केसेस की जो बारीक बातें हैं वो बताने वाला हूं। साथ ही इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने जो मद्रास हाई कोर्ट में अपना एफिडेविट फाइल किया है उसमें काफी बातें क्लियर हो जाती है, जिसके बाद में ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि इस केस का लाइकली आउटकम, कि इस केस का एक आउटकम क्या नतीजा निकलने वाला है। साथ ही मैं आपको यहाँ पे अभी ये भी क्लियर कर दूं कि इन दोनों केस का जो वर्कमैन सेटलमेंट, जो वर्कमैन यूनियंस का जो नेगोशिएशन चल रहा है उस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो चार संगठन है वर्कमैन एम्प्लॉइज को जो रिप्रेजेंट कर रही है, उनका सेटलमेंट तो एज इट इज कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट, इन केस का कोई इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं है। जो भी डिले हुआ है, जो जॉइंट नोट साइन होने वाला था ऑफिसर्स एसोसिएशन का, उसके पीछे रीजन है मद्रास हाई कोर्ट वाला केस। मैं आज आपको इन दोनों केसेस को बताने वाला हूं। मद्रास हाई कोर्ट का आपको ये डिटेल पता होगी कि जो ये केस चल रहा है वो एक अलग अलग रिट पेटिशंस है, जिसके अंदर बहुत सारे केसेस है, उनको क्लब करके, अलग अलग केसेस को क्लब करके ये मद्रास हाई कोर्ट में सुनाया जा रहा है। नेक्स्ट डेट भी आपको पता है कि 28 अक्टूबर 2020 है। 28 अक्टूबर से पहले आईबीए ने अंडरटेकिंग भी दी है कि कोई जॉइंट नोट साइन नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में हुआ क्या? हुआ ये कि जो जॉइंट नोट साइन होने वाला था ऑफिसर्स एसोसिएशंस और नेगोशिएटिंग कमेटी के बीच में, उसका इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पेटिशनर के ऊपर है। जो ये पेटिशनर है ये रिटायर्ड ऑफिसर है कैनरा बैंक का, लेकिन ये जो रिटायर हुए हैं वो 2018 में हुए हैं। इनके पेटिशन में ये कहा गया है कि जो भी जॉइंट नोट साइन होता है उसका एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, यानी बैक डेट का इफेक्ट होता है। 1 नवंबर 2017 से इसका इफेक्ट है। तो मुझे इसके ऊपर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। इस इम्पैक्ट को देखते हुए हाई कोर्ट के अंदर ये केस रजिस्टर हुआ है। इसी केस ने नेगोशिएटिंग कमेटी को साइन करने से रोक दिया है कि जॉइंट नोट में अभी साइन नहीं कर सकते हैं। यही एक रीजन है जिसकी वजह से सेटलमेंट, जो 90 डेज का एमओयू का टाइम था, उसके बीच में साइन नहीं हो पाया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो केस है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक वी बैंकर्स का, वो कारण नहीं है इस सेटलमेंट का डिले होने का। और एक और बात फ्रेंड्स, जब तक ये कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है, जजमेंट नहीं आ जाता है, जॉइंट नोट भी साइन नहीं होगा। जब तक कोर्ट परमिशन नहीं देगी नेगोशिएटिंग कमेटी और आईबीए को, तब तक ये भी आप मान लीजिए कि जॉइंट नोट जो ऑफिसर्स एसोसिएशन के साथ में होने वाला है वो साइन नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये जो एफिडेविट फाइल करी है आईबीए ने, इसके अंदर उन्होंने काफी बातें लिखी है। मैंने इंपॉर्टेंट बातें क्लब करी है ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल पिक्चर क्या है, मैटर क्यों फंसा हुआ है, और इसका लाइकली आउटकम क्या होने वाला है, क्या इसका नतीजा हो सकता है। सबसे पहले आईबीए ने क्लियर किया है कि हम कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, हम सिर्फ एक एसोसिएशन है। जैसे आप एक ऑफिसर्स एसोसिएशन है, ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट करती है, वैसे ही हम बैंक है। हम कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, हम कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई ग्रांट नहीं आता है। और अभी फिलहाल हम 240 मेंबर बैंक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एक अनरजिस्टर्ड बॉडी है। दूसरी बात ये कि जो नेगोशिएशंस होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, ये नेगोशिएशंस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे भी एप्लीकेबल है और कुछ फॉरेन बैंक्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। एक्चुअल में जो नेगोशिएशंस हो रहा है वो एक नेगोशिएटिंग कमिटी है जो कि बैंक्स को रिप्रेजेंट करती है और वर्कमैन यूनियंस और ऑफिसर्स एसोसिएशंस के बीच में होती है। आईबीए तो सिर्फ इस चीज को फैसिलिटेट करता है, क्योंकि आईबीए को ऐसा करने के लिए बैंक मैनेजमेंट से मैंडेट प्राप्त है, यानी एक तरह की परमिशन है कि आप ये चीज फैसिलिटेट करिए।
नेगोशिएटिंग कमिटी एक कमिटी बनाई जाती है जिसका एक चेयरमैन होता है। ये वाला जो पक्ष है वो बैंक मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इधर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन होता है जो कि स्टाफ, वर्कमैन यूनियन और ऑफिसर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक उनका यूनाइटेड फोरम है। इसके अलावा बीच में सिर्फ एक मीडिएटर का काम रह जाता है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का, जिसको भी मैंडेट मिला हुआ है बैंक की तरफ से इस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए। तो हम तो जॉइंट नोट साइन ही नहीं करते हैं, साइन तो नेगोशिएटिंग कमेटी करती है बैंक्स के बिहाफ पे, और यूएसबीयू के रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं एम्प्लॉइज के बिहाफ पे। हमारा काम कहीं सिर्फ है तो वो है फैसिलिटेट करना। इसी फैसिलिटेट को करते करते हमने अभी तक ऐसे 10 बाइपर्टाइट सेटलमेंट साइन करे हैं। 1966 से हमने स्टार्ट किया था और लास्ट सक्सेसफुल जॉइंट नोट और बाइपर्टाइट सेटलमेंट हमने 25 मई 2015 को 10th बीपीएस साइन किया था। साथ ही जो 11th बीपीएस है वो अभी अंडर प्रोसेस है, जिसमें टोटल 35 बैंक्स को आईबीए रिप्रेजेंट कर रहा है इस सेटलमेंट में। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद में जो इन्होंने एक प्रोसेस बताया है कि ये तो बाइपर्टाइट सेटलमेंट का हुआ। अब चूंकि ये जो केस है वो एक ऑफिसर्स एसोसिएशन जो जॉइंट नोट साइन करने वाली थी उसको इम्पैक्ट करता है, तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो ऑफिसर्स एसोसिएशन के जो मैटर्स हैं वो किस तरह से डील होते हैं। कि होता क्या है कि ऑफिसर्स एसोसिएशन रिप्रेजेंट करती है ऑफिसर्स को। ये ऑफिसर्स चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट करती है, चार्टर ऑफ डिमांड डिस्कस होता है, नेगोशिएट होता है, और नेगोशिएटिंग कमिटी के साथ में एक जॉइंट नोट साइन किया जाता है। इनके साथ में एक बाइपर्टाइट सेटलमेंट साइन नहीं किया जाता, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसके तहत वर्कमैन के साथ ही बाइपर्टाइट सेटलमेंट साइन होता है, यानी दोनों पक्षों की बात रखी जाती है। जब दोनों पक्ष एक पॉइंट पर सहमत हो जाते हैं तो वो बाइपर्टाइट द्विपक्षीय समझौता बन जाता है। तो ये एक समझौता नहीं है, ऑफिसर्स एसोसिएशन के साथ में ये समझौता नहीं है, ये सिर्फ एक जॉइंट नोट है कि उनके इनिशियल्स लिए जाते हैं सहमति के ऊपर कि भाई आपके साथ में डिस्कशन हुआ है तो आप एक इनिशियल इस पे कर दीजिए, एक जॉइंट नोट हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये एक जॉइंट नोट है, बाइपर्टाइट सेटलमेंट नहीं है। तो इस तरह से ऑफिसर्स का जॉइंट नोट साइन होता है। इसके अंदर भी आईबीए सिर्फ फैसिलिटेट करता है, सिग्नेचर नेगोशिएटिंग कमिटी ही करती है। तो इस तरह से अभी तक जितने भी जॉइंट नोट साइन हुए उनकी कोई भी स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं थी। ये आईबीए ने अपने एफिडेविट में कहा है दैट हाउ एवर लीगली स्पीकिंग सच जॉइंट नोट्स अनलाइक सेटलमेंट्स डू नॉट हैव एनी स्टैट्यूटरी फोर्स। यानी सेटलमेंट एक अलग चीज है जो कि वर्कमैन एम्प्लॉइज पे एप्लीकेबल है, और जॉइंट नोट एक अलग चीज है जो कि ऑफिसर्स एसोसिएशन जो ऑफिसर्स है उन पे एप्लीकेबल है। यह कोई कानूनी या सांविधिक नहीं है जो मानना ही पड़े, इनकी कोई स्टैट्यूटरी बाइंडिंग नहीं है। ये आईबीए ने क्लियरली अपने मैंडेट में कहा है। साथ ही पे कमीशन की बात भी कही है। पे कमीशन की बात ये कही है कि जो पेटिशनर है जिसने केस किया है उसने अपने पेटिशन में पे कमीशन का भी जिक्र किया है। तो पे कमीशन के हिसाब से अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है उसके ऊपर आईबीए ने ये कहा है कि पे कमीशन कोई बेंचमार्क नहीं है, ना तो पे कमीशन बैंक इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल है और ना ही नेगोशिएशंस करते वक्त यानी वार्तालाप करते वक्त ये जो नेगोशिएशंस होती है उसके टाइम पे इस चीज को कंसीडर भी नहीं किया जाता है। यानी पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को हम कंसीडर तक नहीं करते हैं नेगोशिएशन करते वक्त, क्योंकि जो नेगोशिएशंस होता है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे भी लागू होगा, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक पे, और जो फॉरेन बैंक्स इसमें इंक्लूडेड है उन पे भी लागू होता है। तो इसलिए पे कमीशन का यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी जीरो है। बैंकिंग इंडस्ट्री में कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है पे कमीशन की, ना ही इसे कंसीडर किया जाता है। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एफिडेविट में लिखा गया है जो कि क्लियरली यही इंडिकेट करता है कि इस बार भी मद्रास हाई कोर्ट का जो केस है इसका भी हो सकता है कि यही रिजल्ट हो। इन्होंने साफ जिक्र किया है मुंबई हाई कोर्ट का 2018 का एक केस है, उसके तहत में इन्होंने क्या कहा है कि पेटिशनर यानी जिसने केस किया है उसने ये जो केस किया है कि जैसे अपन कोई केस करते हैं स्टेट वर्सेस जो पेटिशनर होता है जो भी है, तो स्टेट की डेफिनेशन आईबीए पे लागू ही नहीं होती है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टेट को डिफाइन किया गया है। स्टेट का मतलब ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी लोकल अथॉरिटी, ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ने बनाई है, तो उनके भी वो सब स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। लेकिन आईबीए कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है।
आईबीए स्टेट की डेफिनेशन में आता ही नहीं है, तो इस तरह से ये रेस्पॉन्सिव भी नहीं है, यानी उत्तरदायी भी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ये डेफिनेशन लगती नहीं है दैट आईबीए इज नॉट रेस्पॉन्सिव एज इट डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। और साथ ही मुंबई हाई कोर्ट का एक 2018 का केस भी इन्होंने कोट किया है, जो कि आईबीए के अगेंस्ट में जो किशोर एस भट्ट और वर्सेस इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का केस था, उसके ऊपर भी मुंबई हाई कोर्ट ने यही जजमेंट पास किया है दैट दिस रेस्पोंडेंट मतलब आईबीए जो रेस्पॉन्ड कर रहा है कि आईबीए इज नॉट एमिनेबल टू द रिट ज्यूरिसडिक्शन। इट मींस आईबीए इज नॉट रेस्पॉन्सिव मतलब इनको कोई रेस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं है इस रिट ज्यूरिसडिक्शन पे, क्योंकि इनके ऊपर वो चीज लागू ही नहीं होती है। इसको कोर्ट करने के बाद ही इन्होंने लास्ट में रिकमेंड किया है, एक रिक्वेस्ट करी है हाई कोर्ट को कि इस जो रिट पिटीशन लगाई है इसको भी डिसमिस किया जाए, जैसा कि मुंबई हाई कोर्ट 2018 में हुआ था। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने जिक्र किया है उस पेटिशनर के बारे में कि उसका लोकस स्टैंडी क्या है। लोकस स्टैंडी का मतलब ये होता है भाई आपको के पास में अधिकार है कि आप कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट आपकी बात सुनेगी। तो लोकस स्टैंडी पेटिशनर का, तो पेटिशनर का अधिकार इन्होंने इस तरह से कहा है कि देखिए जो पेटिशनर है वो 31 जुलाई 2018 को रिटायर हो गया था, यानी जैसे ही बाइपर्टेड सेटलमेंट ड्यू हुआ 11th वाला आने लगा, ये पर्सन रिटायर हो गए। तो इनका ये कहना है, जो पेटिशनर है उसका ये कहना है कि जो भी जॉइंट नोट साइन होता है उसका एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, यानी उसका इफेक्ट बैक डेट से मिलता है, 1 नवंबर 2017 से मिलता है। तो उस वक्त मैं भी बैंक में काम कर रहा था, एक वर्किंग एम्प्लॉय था, तो इस तरह से इस जॉइंट नोट का असर मुझ पर भी है, तो मुझे अधिकार है कि मैं ये रिट पिटीशन फाइल करूं, ये आईबीए ने माना। लेकिन आईबीए ने साथ में ये भी कहा, 2 पॉइंट आईबीए ने कहे। आईबीए ने कहा कि जो पेटिशनर है वो 31 जनवरी 2018 को जैसे ही रिटायर हुए, वैसे ही ये जो रिलेशनशिप है मास्टर सर्वेंट का, ये उसी वक्त खत्म हो जाता है। जैसे ही उन्होंने सुपर एनुएशन अटेन किया, वैसे ही ये जो राइट है कि आप अपने मास्टर के अगेंस्ट में रिट पिटीशन कर सकते हैं, वो वहीं खत्म हो जाता है। यानी अब पेटिशनर के पास में कोई अधिकार नहीं है कि ये आने वाली नेगोशिएशंस को रोक सके, ये आईबीए का कहना है। साथ ही आईबीए ने ये पॉइंट भी दिया है कि ये जो डेट कोट कर रहे हैं कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, तो हमारे पास यानी आईबीए के पास तो ये राइट भी है कि हम चाहे तो डेट भी चेंज कर सकते हैं। हम जब दोनों पार्टी सहमत होती हैं तभी 1 नवंबर 2017 से लागू किया जाएगा, इसके ऊपर सहमति बनती है। हमारे पास तो ये भी अधिकार है कि हम इस डेट को चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम 1 नवंबर 2017 से ही इसको जॉइंट नोट को एप्लीकेबल करें। तो इस तरह से इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कि जो पेटिशनर है कि इनको इसका रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट मिलेगा, यानी बैक डेट से बेनिफिट मिलेगा, ये बात सही नहीं है। तो इनके पास में कोई अधिकार नहीं है कि कोर्ट में जाके अपील करने की कि इस नेगोशिएशंस का जो ऑफिसर्स के साथ में हो रही है इसका इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट है और ये इस चीज को नहीं रोक सकते हैं। इन केस आईबीए ने यह भी कहा है कि अगर जॉइंट नोट साइन होता है उसके बाद में कोई अगर आपको दिक्कत है तो आप जरूर अपनी बात कोर्ट में रख सकते हैं, लेकिन यह कहेंगे कि इसका मेरे ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, आप नेगोशिएशंस को रोक नहीं सकते हैं, ये आईबीए ने इसमें कहा है। बकायदा आईबीए ने कहा है कि अगर कोर्ट आईबीए को अलाउ करे कि इस जॉइंट नोट को साइन किया जाए, तो अगर जॉइंट नोट के साइन होने के बाद में कोई एडवर्स इफेक्ट आता है पेटिशनर के ऊपर, तो पेटिशनर इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है बाद में। लेकिन अभी ये जो ग्राउंड है कि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है, तभी तो ये नेगोशिएशंस होते होते रुक गई बीच में, तो ये चीज सही नहीं है, कोर्ट को नेगोशिएशन अलाउ करने होंगे। इसी तरह से इन्होंने लास्ट में हाई कोर्ट से प्ली करा है कि आप इस रिट पिटीशन को डिसमिस करें। तो इस बात से तो फ्रेंड्स क्लियर है कि इसका कोई इंपैक्ट बाइपर्टाइट सेटलमेंट यानी वर्कमैन सेटलमेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, वो एज इट इज आगे बढ़ेगा। उनका मुद्दा अभी भी वहीं अटका हुआ है कि स्पेशल अलाउंस को 20% किया जाए, जबकि आईबीए कह रहा है कि 16.4% किया जाए। तो वो बात आगे की आगे चलती रहेगी। सिर्फ इस केस में जॉइंट नोट को साइन होने पर रोका गया है, और जैसे ही मद्रास हाई कोर्ट इसका डिसीजन या फिर एक हो सकता है इंटरिम ऑर्डर निकाल दे कि आईबीए को अलाउ कर दे कि आप जॉइंट नोट साइन कर लीजिए,
तब वैसे ही होते ही ऑफिसर्स का जॉइंट नोट साइन हो जाएगा और ये सेटलमेंट पूरा हो जाएगा। तो सिर्फ बात इतनी सी है कि आने वाली एक दो हियरिंग के अंदर ये मैटर क्लियर हो जाएगा कि नेगोशिएटिंग कमेटी जॉइंट नोट साइन कर सकती है या नहीं कर सकती है। भले ही ये केस आगे चलता रहे, लेकिन अगर कोर्ट ने जैसे ही अलाउ किया, एक इंटरिम ऑर्डर निकाल दिया, आईबीए को अलाउ कर दिया, तो वैसे ही जॉइंट नोट साइन हो जाएगा। बस यही रीजन है कि ये 19 अक्टूबर 2020 को एमओयू लैप्स हो गया और ये जॉइंट नोट साइन नहीं हो पाया। इसके अलावा दूसरा केस भी चल रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट को यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स ने लगाया है। यूनियन ऑफ इंडिया और अलग अलग 26 बैंक्स हैं जो उनके खिलाफ में केस लगाया है। अब फ्रेंड्स, इस केस की भी मैं आपको डिटेल्स बता देता हूं। आप सभी को पता है कि नेक्स्ट हियरिंग 3 नवंबर 2020 को है। मद्रास हाईकोर्ट की है 28 अक्टूबर को। इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले केस की हियरिंग है 3 नवंबर 2020 को। अब जरा इसी का जो फर्स्ट ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर जो इस केस के अंदर 6 अक्टूबर को निकाला था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उसकी आप पहली लाइन पढ़िए कि कोर्ट ने क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू द पेटिशनर, इट क्लेम्स इटसेल्फ टू बी ए सिंडिकेट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस ऑफ बैंक एम्प्लॉइज। यानी कोर्ट का ये कहना है कि ये जो यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स हैं, ये एक सिंडिकेट है, ये एक ग्रुप है। किस चीज का? रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस, यानी अलग अलग ट्रेड यूनियंस जो कि बैंक एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करती है, उन ट्रेड यूनियंस का एक ग्रुप है। जो ये क्लेम ये खुद करते हैं, कोर्ट ने ऐसे कहा है, इट क्लेम इटसेल्फ, क्लियरली बात कह दी है। क्योंकि फ्रेंड्स बात इतनी है कि सबसे पहले वी बैंकर्स है एक ट्रेड यूनियन, यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स अलग चीज है, जैसे कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन है। अलग अलग 9 संगठनों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो केस किया है यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स ने, जबकि एक्चुअल में ट्रेड यूनियन है वी बैंकर्स, एक ट्रेड यूनियन है जो कि ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 में रजिस्टर्ड है। ये बात सही है। अब ये एक यूनाइटेड फोरम है, यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स। तो क्या आपको किसी को पता है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स में कौन से अलग अलग ट्रेड यूनियंस आ रही है, कौन सी ट्रेड यूनियंस को ये रिप्रेजेंट करते हैं? सिर्फ वी बैंकर्स के अलावा कोई और नाम आपको पता है? इनके कितने मेंबर्स हैं, कि वी बैंकर्स के कितने मेंबर्स हैं, क्या और कितनी अलग अलग यूनियंस है जो कि इस यूनाइटेड फोरम में आती है? क्या इस यूनाइटेड फोरम को या वी बैंकर्स को बैंक ने रिकॉग्नाइज किया है, यानी लीगली रिकॉग्नाइज किया है कि भाई हाँ, आप बैंक एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को बैंक की तरफ से कोई मैंडेट मिला है? क्या इन यूनाइटेड फोरम ऑफ वी बैंकर्स को कोई मैंडेट दिया गया है? नहीं दिया गया है, ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई है। इसके अलावा जो वी बैंकर्स ने 1 जनवरी 2020 से जो इनडेफिनेट स्ट्राइक का कॉल लिया था, क्या आपको किसी को इसके बारे में कोई डिटेल पता है कि वो क्यों नहीं हुआ? क्या अगर ये आज की तारीख में भी एक इनडेफिनेट स्ट्राइक का कॉल ले लें या 2 दिन का भी स्ट्राइक का कॉल ले लें, तो आप जो बैंक में काम कर रहे हैं, क्या आप सीधी सीधी बात अपने आप से पूछिए कि इनके स्ट्राइक के कॉल को आप ज्वाइन कर सकते हैं क्या? तो फ्रेंड्स, इन सभी चीजों के अगर आप सवाल ढूंढेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस केस का क्या रिजल्ट आने वाला है। भले ही ये केस साल भर चले, 2 साल चले, इस केस का 11 बाइपर्टेट सेटलमेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। ये इस केस के वजह से ये सेटलमेंट अभी रुकने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी यही थी दोनों केसेस से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें।